चलिए तो पेपर डिस्कस करते हैं। 90 क्वेश्चन थे, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके बोनस हो जाएंगे। आंसर करेक्शन किसी में भी नहीं है, एक क्वेश्चन में डबल आंसर होगा, 2 भी होगा 4 भी होगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसी से पता चल जाएगा कहाँ क्या होने वाला है। लाते हैं क्वेश्चन। इसमें पहला डाउट पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17। क्या भाई 17 में? अच्छा, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक फंडा देखिए इसमें। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं कराया, लेकिन ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अब बताओ कैसे। बोला है कि ग्लाइसिन, ग्लाइसिन क्या होता है, प्रकार का अमीनो एसिड होता है कि नहीं होता है, जल्दी बोलो। अरे होता है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना चाहूँ, नॉर्मल अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ठीक है, इस टाइप का, इधर भी H इधर भी H, NH2, और यहाँ पे क्या लिखा है, COOH, ये ग्लाइसिन। उसने बोला है कि व्हाट इज द फार्मूला पॉलीपेप्टाइड कंसिस्टिंग ऑफ 10 ग्लाइसिन। मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया है और बोला है कि इसमें 10 ग्लाइसिन है, मतलब होमोपॉलीमर बनाया है। ठीक है, जहां भी बनाया, नेचुरल बनाया, लैब में बनाया, जो भी है बनाया है, क्वेश्चन में बनाया है तो बनाया है, 10 ग्लाइसिन है। अब 10 ग्लाइसिन ऐसा ही हो, नो डाउट ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आप जानते हो, लेकिन उसने क्या बोला, वेयर फार्मूला ऑफ ग्लाइसिन मॉलिक्यूल इज फलाना। उसने बोला कि ग्लाइसिन का फॉर्मूला ये है, केमिकल फॉर्मूला क्या, C2H5 और O2। आप यहाँ गौर कीजिए, H कितने हैं, 1 2 3 4 5, और कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अब आप बोलोगे सर इस केमिकल फॉर्मूला में उसने नाइट्रोजन को छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ऑप्शन में भी नहीं है नाइट्रोजन। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ऑप्शन में भी नहीं नाइट्रोजन। ऐसा तो है नहीं कि वो क्वेश्चन में छोड़ दिया और ऑप्शन में दे दिया हो। ऑप्शन में देगा तो फिर क्वेश्चन में भी देगा। उसने यही माना है केमिकल फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर से आप लिखो फॉर्मूला ही बनता है। उसने कहा 10 ग्लाइसिन जुड़े हैं, मतलब होमोपॉलीमर बना है। अब बताएगी रिभा कि जब दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड का क्या नाम होता है, और बॉन्ड बनने का रिएक्शन कौन सा होता है, जल्दी बोलो। पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। रिएक्शन क्या होता है, किस टाइप का? सर एक का H और दूसरे का OH निकलता है। एक का H और दूसरे का OH निकलता है, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिखूं, ध्यान से। डिहाइड्रेशन। हाँ, इसको मैं इस तरीके से लिखूं, ध्यान से। जो रिएक्टिव पार्ट है ये COH है, अगला ग्लाइसिन भी आएगा NH2, अगला ग्लाइसिन रहा ये, ठीक है, COH, और यहाँ पे ये निकल जाएगा इसका OH, सॉरी ये H देगा, और इसका यहाँ से H2O निकलेगा ना जी, रुक जाओ सॉरी, ऐसे ऐसे निकल जाएगा यहाँ से वाटर, और ये पानी निकलेगा। तो क्या है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है कि नहीं है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड सिखाया था, याद करो। ये तो सभी को पता है, और जिसको ये पता नहीं उससे क्वेश्चन होने वाला होने हुआ है भी नहीं। पहले ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन कौन सी होती है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, पहली बात। बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, एमाइड बॉन्ड क्यों बोला वो मैं आपको सिखा दिया। अब बात यहाँ ये है कि अगर 10 ग्लाइसिन जुड़ेंगे ऐसे ऐसे, तो आप प्रैक्टिकली सोचो कि जब 10 ग्लाइसिन जुड़ेंगे तो वहां पे टोटल अमीनो एसिड कितने हुए, 10। और मैंने कहा था जितने अमीनो एसिड उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड, बना के भी देख लेना, उससे एक कम होगा पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि अगर 10 अमीनो एसिड है पॉलीपेप्टाइड चेन में, 10 अमीनो एसिड है, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड है 9, और 9 पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए 9 वाटर निकला होगा। ये बात कितनों को समझ में आ गई, हाथ खड़ा कीजिए। 9 बॉन्ड बनने के लिए 9 बार डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुआ होगा, समझ गई। अब बताओ, एक बार पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, अच्छा बताओ ये वाटर कहाँ से, बाहर से निकलता है क्या, नहीं ना, अमीनो एसिड का तो निकलता है, दो अलग अलग अमीनो एसिड का पार्ट बन के निकलता है वाटर। तो आप 10 अमीनो एसिड में से 9 वाटर निकालिए। तो अगर ये ऐसा है
इसको आप पहले 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और एक नया केमिकल फॉर्मूला बनाइए। पहले आपका पहला कर्तव्य यही होता है, बनाइए नया फॉर्मूला। C 20 हो जाएगा है, H 50 हो जाएगा है, और O 20 हो जाएगा। हो गया। और 10 नहीं 9 वाटर निकालना है, सॉरी 9 वाटर निकालना है, 9 वाटर निकालना है। तो टोटल हाइड्रोजन कितना हुआ, 9 दूनी 18 हाइड्रोजन, राइट, और 9 ऑक्सीजन। यानी कि इतना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम रिमूव कर दीजिए पेप्टाइड बॉन्ड से, क्योंकि वाटर का फॉर्म में निकल जाएगा ना वहां पे, तो पॉलीपेप्टाइड चेन में इतना चीज रिमूवल होगा। चलिए 50 हाइड्रोजन है, उसमें से 18 माइनस कीजिए, और ये 90 नहीं है, ये 9 ऑक्सीजन है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 9 माइनस कीजिए, तो चलिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 11, हाइड्रोजन कितना हुआ 32 32, आएगा, 32, और ये आ जाएगा आपका 11, और कार्बन माइनस हुआ नहीं है तो C20। ये होगा आपका पॉलीपेप्टाइड चेन का, पॉलीपेप्टाइड चेन का जो ओवरऑल केमिकल फॉर्मूला यही होगा। ऑप्शन मैच कीजिए सर, ये तो रहने से रहा, ये तो रहने से रहा, इन दोनों में डाउट होगा, तो यहाँ 10 है, ये गया, यही आंसर है। कितने को समझ में आ गया इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा ही होता है। यहाँ n लिखा होता तो n वाला भी, अगर मान ले n वाला होगा आगे क्वेश्चन, वो भी किसी बच्चों ने शायद पूछा है, देख लेंगे अभी। n ऑप्शन में नहीं था, क्वेश्चन में नहीं था, तो आंसर इसी फॉर्मेट में आपने दिया, सिंपल है। बस ये पता होना चाहिए कि ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है, ठीक है। चलिए अगला, स्क्रीनशॉट लेना है अपने मन से लेते रहेगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। 31, बोनस नहीं करेंगे, ठीक है, वैसे ऑलरेडी बोनस हो चुका है, पर जितना बताएंगे ये हेटेरोपॉलीमर होता है। और इसका यूनिट होता है एगेरोज प्लस एगेरोपेक्टिन, ये दोनों उसका मोनोमर है, ये दोनों उसका क्या है, मोनोमर है। और अगार अगार आपको पता है एक प्रकार के म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी है, लेकिन ये हेटेरोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। और इसका यूनिट कौन होता है, एगेरोज और एगेरोपेक्टिन। एगेरोपेक्टिन किसी को नोट करना है तो नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, जहां अगार अगार लिखा है मैंने, जहां अगार अगार लिखा है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी में आप फंसे होंगे तो यहीं फंसे होंगे, नहीं तो फंसिएगा नहीं। देख लेते हैं, काइटिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, अगार अगार होमोपॉलीमर, नहीं गलत हो गया ना, क्योंकि अगार अगार क्या हेटेरोपॉलीमर है। इन ग्लाइकोजन लेफ्ट हैंड इज रेड्यूसिंग, लेफ्ट हैंड ये वाला, हाँ ठीक है, लाइन तो सही है। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल स्ट्रक्चर बट सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स। स्टार्च बनाता है हेलिकल, हाँ स्टार्च में जो एमाइलोज होता है वो बनाता है, इसलिए लाइन सही है। सेल्यूलोज नहीं बनाता है, क्यों नहीं बनाता सेल्यूलोज, ये बात मैंने समझा दिया था, ठीक है। सेल्यूलोज कैन इजिली होल्ड आयोडीन, अबे जब वो कॉम्प्लेक्स वो मतलब कि हेलिक्स बनाता है नहीं तो आयोडीन कहाँ से कर लेगा इसको, मतलब आयोडीन कहाँ से ट्रैप करेगा। काइटिन इज स्टोरेज, नहीं स्ट्रक्चरल, स्टोरेज फूड थोड़ी है। तो आपका टोटल स्टेटमेंट 2 सही है ना, 2 ही है ना, 1 2, तो 2 स्टेटमेंट सही है तो करेक्ट पूछा है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका ए होगा आंसर। अगर आप फंसे भी होंगे तो इसी में फंसे होंगे, नोट कर लीजिए अगर किसी को नोट करना है। अगार अगार इज हेटेरोपॉलीमर ऑफ एगेरोज एंड एगेरोपेक्टिन। एगेरोज एक प्रकार का आप जान ही रहे हैं, ये भी स्टार्च है, ये भी स्टार्च है, मतलब एक क्या है एमाइलोज और एक है एमाइलोपेक्टिन, वहीं से नाम आया एगेरोज एगर, क्योंकि अगार अगार में है ना वो, इसलिए तो वो आप जान रहे हैं क्या है, हेटेरोपॉलीमर है। चलिए अगला 49, एक चीज पूछना था, बोलिए। कौन, हर्ष है? तो ये, हाँ नहीं कुछ मत पूछिए, आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा तब पूछेगा, टाइम वेस्ट होगा। पूरा चैप्टर पूछने के बाद डाउट पूछेगा, जो भी आपको पूछना हो, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप जो चीज पूछेंगे वो चीज पढ़ाना पड़ेगा, मुझे पढ़ाया हुआ ऑलरेडी। देखो वो क्वेश्चन मिल गया ना जिसमें एन दिया है, सेम तरीके से बनेगा, कंसेप्ट दे दिया मैंने। स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन है, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या बोला है, 10 ग्लाइसिन है, मतलब 10 अमीनो एसिड है, और बोला है कि वो ग्लाइसिन है, और इस बार ग्लाइसिन का फॉर्मूला में वो एन दे दिया।
और बोला 10 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, नया फॉर्मूला बनाओ, C20 H50 O20 N10। और अगर 10 अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन है तो जाहिर सी बात है 9 वाटर निकला होगा 9 पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए, और 9 पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए 9 वाटर का रिमूवल मतलब 18 हाइड्रोजन का रिमूवल और 9 ऑक्सीजन का रिमूवल। निकालो जी, निकालो इसको, 18 और 9 निकालो, फॉर्मूला आ जाएगा C20 H32 O11, नाइट्रोजन थोड़ी ना रिमूव हुआ है, N10। ऐसा ऑप्शन मिलाओ, फर्स्ट। फर्स्ट। सिंपल है, बस ये पता होना चाहिए डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है पेप्टाइड बॉन्ड में। चलिए नेक्स्ट, 49 हो गया ना, 67। कोई एक बच्चा ये नोट कर लेगा कौन सा क्वेश्चन में आंसर करेक्शन है या फिर कौन सा क्वेश्चन में बोनस है, ऐसा वाला बात जब मैं बोलूंगा तब। अरे यार ठीक है, चलो बोनस कर देते हैं पहले एक साथ। बेईमानी तो मैं आपके साथ कभी नहीं करूंगा, चाहे वो आपका यहाँ हो या जनरल लाइफ हो। जो क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया है उसको मैं बोनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। नोट करेगा कौन, नोट कर रहा है, नवीन नोट कर रहा है क्या? कर लेते हैं सर। ठीक है कर लो जल्दी से। बोनस, इसको बोनस नहीं करूंगा, बताऊंगा अभी क्यों, बताऊंगा क्यों, उसका कारण है। बोनस, बोनस, ये तीनों बोनस हुआ बस। अब बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बोनस क्यों नहीं करूंगा। याद कीजिए जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था तब भी, और जब मैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्टार्ट किया था तब भी बार बार बोलता आया हूँ, बार बार बोलता रहा हूँ कि आरएनए 3 प्रकार का होता है, RRNA, tRNA, mRNA। और बार बार बोलता हूँ कि प्रोटीन बनाने में तीनों का रोल होता है, भले mRNA से डायरेक्टली बनता है लेकिन रोल तीनों का होता है। सेल में पढ़ाया हूँ ना, इसलिए बोनस नहीं करूंगा। हाँ अगर और सारे इतने क्वेश्चन बोनस नहीं होते तो ये भी कर देता मैं, क्योंकि पेपर में ज्यादा बोनस होगा तो पेपर का मार्क्स का क्वालिटी बेकार होता है, ठीक है, इसलिए नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं मैंने पढ़ाया है ना, पढ़ाया हुआ दिया है ना बस। सर mRNA आप बोले थे सर प्रोटीन के लिए, वीडियो जाकर सुनिए, वीडियो जाकर सुनिए, जहां मैं RNA बोल रहा हूँ ना, जहां RRNA की बात कर रहा हूँ कि RNA बन रहा था, उस टाइम में बोला हूँ कि RNA तो 3 प्रकार के होते हैं, पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर में। तीनों का रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, अलग अलग रोल होता है, तीनों का अलग अलग रोल होता है। रोल मैंने नहीं बताया। हाँ mRNA से, ये चेन है mRNA का, mRNA से डायरेक्टली बनता है प्रोटीन, ये एक सच बात है। लेकिन अमीनो एसिड को ढूंढ के लाने का काम है tRNA का, RRNA का काम है उसको बाइंड करना, तो काम सभी का है प्रोटीन सिंथेसिस में। यह बात मैं सेल में बोला हूँ, कितनों को याद है, हाथ खड़ा कीजिए। सेल में ऐसा अगर मैंने बोला है तो कितनों का हाथ है, हाथ खड़ा कीजिए। सेल में देखो, रीवा हाथ खड़ा कर दी। जो पढ़े हैं सेल ढंग से उनको याद होगा, ठीक है, इसलिए ये बोनस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सेल में पढ़ाया हूँ इसलिए। चलिए तो ये वाला हो गया क्वेश्चन डिस्कस। हाँ तो इसको मैंने 67 को बोनस कर दिया, लेकिन इसका मैं सॉल्यूशन आपको एक बार बता देता हूँ। एक्सॉन, इंट्रॉन और प्रमोटर ये सब जीन के पार्ट होते हैं, ये सब न्यूक्लियोटाइड चेन का पार्ट होता है। अब इंट्रॉन एक्सॉन क्या होता है ये बात अभी आपको समझ में आएगा नहीं, मॉलिक्यूलर आगे पढ़ोगे तब समझ में आएगा। इतना जानो इंट्रॉन को काट काट के निकालते हैं, छोड़ो मैंने कुछ नहीं बोला, ये मॉलिक्यूलर का टॉपिक है, पढ़ाया हुआ नहीं है इसलिए बोनस किया गया। तो 67 हटाइए, 68, 68 इसका डाउट है, बता दिया मैंने। mRNA tRNA तीनों का अपना अपना रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, पढ़ेंगे अभी मॉलिक्यूलर में। इसको बोनस नहीं करूंगा क्योंकि इसकी चर्चा मैंने सेल में करी है। 74 बोनस नोट कर लो जी, कर लिए 74। यस सर। अच्छा रुकिए, इसको बोनस तो नहीं करेंगे लेकिन मैं एक बार कंफर्म हो जाता हूँ, ये बात मैंने आपको क्लास में बताया है कि नहीं बताया है। नोट्स क्लास में तो बताया होगा, नोट्स में है कि नहीं है? नहीं है तो ऐड करवा दूंगा मैं, नहीं है सर, है नोट्स में है, बताया। नोट्स में कहाँ है, वही तो हम देखना चाह रहे हैं। 74 वाला विटामिन के बारे में, विटामिन के बारे में कि वो माइक्रो मॉलिक्यूल है। नो सर, विटामिन वाला नहीं बताया, वो 73 का बोल रहे थे। नहीं 73 डाउट नहीं है इसका, 74 विटामिन वाला नहीं बताया क्या? ऐसा कैसे हो गया भाई? नो सर।
मैं देख लेता हूँ ना, रुक जाओ ना एक बार, तुम्हारे कहने से बेईमानी थोड़ी हो जाएगा। नहीं बताया क्या सच में? सर 4 ही बताए थे, क्या बताया है? 4 ही बताए थे बायोमॉलिक्यूल्स। थ्योरी? यस बताए तो नहीं है। अच्छा देखते हैं बोनस का, पहले और इसका डाउट डिस्कस कर देते हैं। ये बोला है कौन कौन बायोमोलिक्यूल होगा। कार्बोहाइड्रेट तो आप पढ़े ही हो, प्रोटीन तो पढ़े ही हो, लिपिड तो पढ़े ही हो, न्यूक्लिक एसिड तो पढ़े ही हो। ये सब क्या बायोमोलिक्यूल है? क्यों क्यों है बायोमोलिक्यूल? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये 3 चीज है सभी में। चलिए अब मैं आपसे बात करूं कि इसमें कौन बायो मैक्रो है कौन बायो माइक्रो है। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ये क्या है? मैक्रो है, क्योंकि ऊपर आए थे, याद है, पॉलीमर बनाते हैं। ये माइक्रो है मगर भले ही ऊपर छन गए, लेकिन है तो बायो माइक्रो मोलिक्यूल ना। अब बात आती है विटामिन की, इसकी विटामिन की। देखिए एक बात है विटामिन और एक बात है मिनरल। मिनरल जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक तो है नहीं, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स मतलब ऑर्गेनिक, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होना ही चाहिए। मिनरल में तो कैल्शियम +2 एक मिनरल है, मैग्नीशियम +2 एक मिनरल है। तो ये तो होने सरा, ये तो बायोमोलिक्यूल्स होंगे नहीं। ये तो क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स मतलब क्या? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये ऑर्गेनिक है नहीं, क्योंकि मिनरल में तो कुछ भी हो सकता है, कैल्शियम +2 मैग्नीशियम +2, ये तो छट गए। वाटर ये H2 है, कार्बन नहीं है इसमें, कार्बन नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब बचता है सर ये बायोमोलिक्यूल है, ये है, ये है, ये है। विटामिन में चक्कर पड़ गया सर, आपने इसके बारे में बोला नहीं है, चलो बोल देता हूँ। ये भी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं, और ये भी बने होते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के। अलग अलग विटामिन अलग अलग चीजों के बने होते हैं, थोड़ा वो डायरेक्शन में जिक्र कर देंगे, ठीक है। तो ये भी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है। इसकी मात्रा बॉडी में बहुत कम चाहिए, किसी न किसी ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में ये कैटालिसिस करते हैं रिएक्शन को। तो ये विटामिन है, ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही है। प्लांट के अंदर बनते हैं मोस्टली, एनिमल्स के अंदर मोस्टली नहीं बनता है, इसलिए बाहर से लेना पड़ता है, खाना पड़ता है हमें। कुछ कुछ विटामिन एनिमल में बनता भी है, लेकिन ह्यूमन में मोस्टली विटामिन नहीं बनता है, बाहर से लेना पड़ता है जब फूड, लेकिन बहुत कम अमाउंट में चाहिए। तो कुल मिला के ये भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। आप चाहें तो जहां बायो माइक्रो का लिस्टिंग है ना, वो जो ऐड करवाया था अलग से, तो उसमें मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड ऐड किया हुआ है, लिपिड है, अमीनो एसिड है, नाइट्रोजनस बेस है, नीचे में विटामिन भी ऐड कर लेना अगर चाहें तो, ऐड तो कर ही लीजिए। अब कितने लोग इस बात में सहमति हैं कि इसको बोनस किया जाए? सहमति के हिसाब से होगा, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। बोनस का सहमति, पहले सभी लोग हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग चाहते हैं बोनस हो जाए? अच्छा। चलिए ठीक है, इसको भी कर देते हैं बोनस। ये मेरा मिस्टेक है, बस एक बात बता देता विटामिन के बारे में, तभी तो आज ये, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कर दे बोनस। चलो अब बताओ ये कितनों को समझ में आ गया जो अभी मैंने बताया 74 के बारे में? जल्दी से, सभी को समझ में आ गया? चलिए अब डिस्कस करते हैं, इसका हो गया खत्म। अब डिस्कस करते हैं रिभा का। 27 नंबर। क्या दिक्कत है? अच्छा, ये बोनस नहीं होगा, इसका आंसर 2 भी होगा, इसका आंसर 4 भी होगा। जो 2 मारे हैं उनका भी आंसर सही माना जाएगा, जो 4 मारे हैं उनका भी आंसर सही माना जाएगा। नवीन इसका करेक्शन ऐड करो, करेक्शन में डालो इसको। 27 नंबर का आंसर 2 एंड 4 बोथ। आंसर क्या दिया था इसका?
हाँ तो जो 2 2 मारे, दिया था सर। जो 2 मारे उनका तो सही है ही, जो 4 मारे उनका भी सही है। मुझे तरस उन बच्चों पे आता है जो इसका आंसर 4 मारे हैं। जब आपको 2 में 2 और 3 मिला है तो 4 तक आप कैसे गए? ठीक है, आप बोले हो कि सर सारा ऑप्शन चेक कर लेना है। इस ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें तो अगर मान लेते क्या बोला है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड होता है तो होता है, जी और सी के बीच में 3 बॉन्ड होता है तो सर होता है। लास्ट टाइम चेक करना स्टार्ट किए थे, लास्ट से चेक किए थे। अच्छा, आप उल्टा चलते हैं क्या? लास्ट से चेक किए थे तब तो पहला आंसर यही मिल रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका आंसर करेक्शन है। करेक्शन क्या है? एक और आंसर होगा इसका, बस यही बात है। और क्या है इसका? 35 नंबर। क्या दिक्कत है भाई इसमें? ये बॉन्ड का क्या नाम है? फॉस्फोएस्टर नाम नहीं है इसका? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाना सिखाऊंगा क्या फिर से मैं? सर डाई एस्टर ना। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन है। चलिए आइए, मैंने बताया था जब न्यूक्लियोटाइड का चेन बनता है तो जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है और जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होता है, अगर याद हो तो इसका 5 डैश पे, इसको 5 डैश एंड कहते थे, याद हो तो, और इसको 3 डैश एंड कहते हैं क्योंकि इसका 5 डैश पे फॉस्फेट फ्री रहता है, इसके 3 डैश पर OH फ्री रहता है। और मैंने कहा था इस बीच यहाँ पे जो पहला फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है और जो अगला फॉस्फोएस्टर है और अगला, इन दोनों को मिलाकर फॉस्फोडाइस्टर बोलेंगे, लेकिन इसको फॉस्फोडाइस्टर नहीं बोलेंगे, ये केवल फॉस्फोएस्टर होगा। डाई मतलब 2 एस्टर बॉन्ड, वो भी फॉस्फेट वाला। तो यहाँ पे ये तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड तो है, कहाँ है फॉस्फेट? तो ये पूरा स्ट्रक्चर बना के समझाए हैं, फिर से बना के समझाऊं क्या? आइए। सर हाँ, सर आंसर करेक्शन होगा। आप मत बोलो, क्या होगा आंसर करेक्शन? आंसर 4 होगा, और बोलो सर आंसर डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आंसर डी दिया हुआ है। हाँ तो तुम ये नॉनसेंस बातें क्यों कर रहे हो? पता है ये सारे 11th वाले बदमाश हैं। इनको बोला था मॉलिक्यूलर का लेक्चर देखने के लिए, किसी ने नहीं देखा है। बोलो देखा है मॉलिक्यूलर का लेक्चर? पूरा नहीं देखे। फिर गधा। क्या होता है एस्टर बॉन्ड? क्या होता है न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है पता है? जाके लेक्चर देख क्यों गधा वाला बात कर रहा है? लेक्चर देखा नहीं है, बीच में बोल रहा है। अभी एगो को बंद करवाए, क्या नाम था उसका? हर्ष। पढ़े नहीं हो तो बात मत करो हमसे, पढ़ के आओ तब बात करो, हम बहुत बात करेंगे तुमसे। पढ़ के आओ, जो टॉपिक पढ़ के आए उस पर हम डिस्कशन करेंगे। पढ़वे नहीं किया तो तुमसे हम बातें नहीं करेंगे, ठीक है? पढ़ के आओ तब बात करेंगे। तो हाँ, जो पढ़े हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? आइए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक चेन बना देते हैं। ये लीजिए, ये शुगर है, ये इससे फॉस्फेट है, ये इससे नाइट्रोजन बेस जुड़ा है। अगला न्यूक्लियोटाइड शुगर है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है। शुगर है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है। शुगर है, फॉस्फेट है और नाइट्रोजन बेस जुड़ा है। रिवा बताएगी कार्बन नंबर जल्दी से, फटाफट। यहाँ पे कार्बन नंबर इस शुगर का, जल्दी से रिवा। फर्स्ट कार्बन। अरे भौंट, यहाँ फर्स्ट कार्बन होगा। शुगर अपना फर्स्ट कार्बन देता है फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, भौंट। नो सर, 5 फिफ्थ और कार्बन यहाँ नाइट्रोजन के साथ फर्स्ट। हाँ, ये शुगर का कार्बन है। अब बताइए अभिषेक को क्या समझ में आ रहा होगा? बीच में टपर टपर कर रहा है, क्या इसको समझ में आ रहा होगा? पढ़े नहीं हो तो बातें मत करो, पढ़ के आओ पहले। पढ़ के आओगे तो मजा भी जाएगा बात करने। चलो, यहाँ पे OH कहाँ पे होगा जो रिएक्टिव होगा? रिभा। शुगर में कौन सा OH अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ रिएक्ट करेगा? एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड का कौन सा कार्बन का, शुगर का कौन सा कार्बन अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ रिएक्ट करेगा? जल्दी बोलो। थर्ड। थर्ड, यहाँ पे होगा थर्ड। अगले न्यूक्लियोटाइड का कौन सा पार्ट उससे रिएक्शन करेगा? जल्दी बोलो। OH। OH। तो यहाँ क्या बनेगा? एस्टर बॉन्ड। बोलो, यहाँ क्या बनेगा? एस्टर बॉन्ड। यहाँ क्या बनेगा? एस्टर बॉन्ड। बनता जाएगा आगे सोन, ये आगे अगर बनाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्या ये भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ही है? ये वाला बिल्कुल है, अरे है ना? अब बताओ, ये वाला वो फॉस्फेट है
ध्यान देना मैं क्या बोलने वाला हूँ। क्या ये वो फॉस्फेट है जिसके दोनों साइड एस्टर बॉन्ड है? क्योंकि इधर ये भी एस्टर बॉन्ड है, ये भी एस्टर बॉन्ड है और ये भी एस्टर बॉन्ड है। ये वो फॉस्फेट है जिसके दोनों साइड एस्टर बॉन्ड है, ये भी वो फॉस्फेट है जिसके दोनों साइड एस्टर बॉन्ड है, और ये भी वो फॉस्फेट है जिसके दोनों साइड एस्टर बॉन्ड है। ये एस्टर बॉन्ड, ये एस्टर बॉन्ड इस फॉस्फेट के दोनों ओर, ये एस्टर बॉन्ड, ये एस्टर बॉन्ड इस फॉस्फेट के दोनों ओर, ये एस्टर बॉन्ड, ये एस्टर बॉन्ड इस फॉस्फेट के दोनों ओर। मगर ये वो फॉस्फेट है जिसके एक ही बगल एस्टर बॉन्ड है, क्योंकि ये एक ही शुगर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको आप ओनली फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलेंगे। जबकि इन दोनों को मिलाकर आप एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काउंट करेंगे, इन दोनों को मिलाकर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काउंट करेंगे, और इन दोनों को मिलाकर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काउंट करेंगे। रिवा समझ में आया? और कुछ याद आया जो बताए थे? यस सर, लेकिन यहाँ पे फॉस्फोएस्टर नहीं था तो हम सोचे कि अरे तो फॉस्फोडाइस्टर ही अरे होगा। एक बात बताओ, आगे से मैंने एस्टर हटा, फॉस्फो हटा दिया, जाओ। क्या एस्टर बॉन्ड नहीं हो? मैंने फॉस्फो हटा दिया, एस्टर बॉन्ड नहीं हो, यस सर। तो ऑप्शन तो मिल ही रहा है। अभिषेक तुमको कितना बात समझ में आया इसमें? अभी जो हम बोले, कहाँ गया लड़का अभिषेक? किधर गया? भाग गया? यस सर। कितना बात समझ में आया इसमें? सर समझ गए अब बेवकूफ, क्या समझा तुम इसमें? सर, पढ़े थे 5 for 1 वाला सर, ये लड़का बॉन्डिंग नौटंकी पढ़े कर थे। रहा है, टपर 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 कर रहा है, समझ रहा कुछ नहीं, टपर टपर कर रहा है। लेक्चर जाके पढ़ो पहले पूरा, नहीं पढ़ोगे तो अब 12th में पढ़ना। समझ में आया ना? कुछ टपर टपर कर रहा है, और ये जो पढ़ा है वैसी को समझ में आया होगा। अभी हर्ष को क्या हवा लगा होगा इसमें? कुछ हवा नहीं लगा होगा। कंसेप्ट जो पढ़ा है पहले उसी को समझ में आएगा जी। चलिए अगला 55 नंबर। अरे तुम ये क्यों पूछ रहे हो रिवा ये डाउट? तुम एनसीईआरटी का टेबल नहीं पढ़े हो क्या? एनसीईआरटी का Yes, टेबल sir, नहीं पढ़े पढ़े। हो? एंटीबायोटिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में नहीं दिया है? अरे बोलो, इसमें डाउट था क्या? वायरस वाले में? वायरस से नहीं मिलता है एंटीबायोटिक, ध्यान रखना। मोस्टली बैक्टीरिया फंजाई से मिलता है, ठीक है? मोस्टली फंजाई से, बैक्टीरिया से भी मिलता है, फंजाई से मोस्टली। तो ये बात तो आपको ऐसे भी नहीं मारना था ना, क्योंकि ऑल ऑफ द एबव थोड़ी दिया यहाँ पे। अरे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये बात तो क्लास में भी बताया था, टेबल में भी दिया एनसीईआरटी में। यार तुम लोग टेबल नहीं पढ़ते हो। समझ में आया जी? यस सर। अब बताओ, ये वाला डाउट पूछ रही है, क्या करें? हम माथा पटक लें? नहीं, फोड़ ले माथा हम अपना। पेप्टाइड बॉन्ड को एमाइड बॉन्ड नहीं बोले थे? अरे बोलो, दो Yes, sir. अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है, क्या उसको एमाइड बॉन्ड नहीं बोले थे? इतना बताओ ना। बोले थे। तो आंसर क्या 4 नहीं होगा? 67। भाई ऐसे क्वेश्चन मत पूछो यार। 67 ठीक है, पूछ लो, सही बात है, लेकिन कि यार वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं बताए थे क्लास में। ये तो बोनस हो गया था। 69, हाँ ये भी बोनस हो गया, मॉलिक्यूलर का है, हटाओ। 70, 71, 70 में बोनस हुआ है, हटाओ। यस सर। अब आते हैं 71 पर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बनेगा। इस क्वेश्चन को बोनस नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन नीट में कभी नहीं आएगा, लिख के ले लीजिए। एक आध क्वेश्चन टेस्ट पेपर में से डालना जरूरी होता है, थोड़ा पेपर एकदम झमकदार लगता है इस टाइप से, अदरवाइज लगेगा पेपर एकदम फीका फीका। देखिए क्या बोला है, देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी, मतलब बहुत डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हर टाइप का ऑर्गेनिज्म है यहाँ, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सब बहुत टाइप का, ठीक है, इन आवर बायोस्फीयर। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल, वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फलाना ढेकना, यही इसी सब चीज का बना हुआ। दिस स्टेटमेंट कैन बी जस्टिफाइड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसको अंडरलाइन करना, मतलब इस दुनिया में बहुत डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड में। ये बातें किन किन स्टेटमेंट से फॉलो हो जाती है, एक्सप्लेन हो जाती है, मगर एक कौन ऐसा लाइन है जो इस बात को जस्टिफाई नहीं करता है कि इस दुनिया में बहुत डाइवर्सिटी। कितने लोग अब सवाल समझ गए? सवाल कितने लोग समझ गए?
सवाल ये है, ठीक है। आइए देखते हैं आंसर। आंसर देखते, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू एंड माइक्रोबियल पेस्ट। अब अभिषेक सोच रहा होगा कि बैक्टीरिया जो टूथपेस्ट करता होगा ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रोबियल पेस्ट, है ना। नहीं, जो जब कल्चर मीडियम बनाते हैं ना, बताए ना, अगर अगर वगैरह कल्चर मीडियम बनाते हैं तो पेस्ट टाइप का नहीं होता, उसी पे बैक्टीरिया ग्रो करता है, तो उसी को बोलते हैं माइक्रोबियल पेस्ट, जिससे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ग्रो करते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का टूथपेस्ट नहीं है, ये माइक्रोबियल पेस्ट का मतलब ऐसे मीडियम जहां माइक्रोब्स ग्रो कर चुके हैं बहुत सारे, ठीक है। तो बोल रहा है कि इन सभी के पास सेम एलिमेंट है। हाँ सही बात, सही बात, क्योंकि सब तो सेल के ही बने हैं, और सेल में एलिमेंट तो सेम ही, भले सेल की स्ट्रक्चर फंक्शन अलग अलग हो, एलिमेंट तो सब में वही है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। तो लाइन तो सही है। तो एक बात बताइए, ये लाइन जो लिखा है, प्लांट, एनिमल टिश्यू एंड माइक्रोबियल पेस्ट हैविंग सेम एलिमेंट, क्या ये इस लाइन को जस्टिफाई करता है कि इस दुनिया में बहुत सारा ये है, डाइवर्सिटी है, और सब सेम टाइप के एलिमेंट से बने हैं? कितनों को लग रहा है कि लाइन ये जस्टिफाई हो रही है? मुझे तो लग रहा है। क्यों? प्लांट लिखा, एनिमल लिखा और माइक्रोब्स लिखा, तीनों अलग अलग टाइप के हैं, और फिर लिखा कि सेम एलिमेंट के बने होते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल इस लाइन से जस्टिफाई हो रहा है कि इस दुनिया में डाइवर्सिटी बहुत है, लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म एक ही जैसे एलिमेंट से बने हुए हैं। तो ये लाइन तो जस्टिफाई करता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर मोड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर मैकेनिज्म। आइए समझाते हैं थोड़ा सा। चाहे हो प्रोकैरियोट, चाहे हो यूकैरियोट, सब कोई वही करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल उसको रेप्लिकेट करेगा और अगले जनरेशन में दे देगा, अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करेगा और अगले जनरेशन में भेज देगा। रेप्लिकेट के दौरान जैसा ये है एग्जैक्ट ऐसा ही कॉपी इसका भी बनेगा, और वही अगले जनरेशन में जाएगा। हाँ, हो सकता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जाए, कंजुगेशन ट्यूब बना के बैक्टीरिया में बताएंगे, हो सकता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जाए, गेमीट बना के, कैसे भी जाए, स्पोर से जाए, जैसे भी जाए, लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो एग्जैक्ट कॉपी बन के ही जाता है अगले जनरेशन में, और जो जैसा है अगला जनरेशन उसका वैसा ही होता है। बैक्टीरिया बैक्टीरिया ही पैदा करेगा, इंसान पैदा नहीं कर देगा, इंसान इंसान ही पैदा करेगा, हाथी पैदा नहीं कर देगा, सब जेनेटिक मटेरियल की वजह से। तो ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर मोड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर मैकेनिज्म का मतलब समझ रहे हो? इस लाइन का डीप मीनिंग निकालना पड़ेगा, और वो मीनिंग क्या है कि अगर कुत्ता है तो वो अपना जनरेशन अगले जनरेशन में कुत्ता ही पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि वो जीन ही कुत्ता वाला ट्रांसफर करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जीन ही कुत्ता वाला है, वो रेप्लिकेट कुत्ता वाला ही जीन करेगा। आम के बीज से आम ही आएगा, क्योंकि उससे जो प्लांट बनेगा, उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा जीन से बनेगा, और वो जो बीज में आया है, बीज क्या है? फर्टिलाइज ओव्यूल। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो मेल और फीमेल गेमेट आए प्लांट के, उसमें प्लांट आम वाला ही जीन आया है। तो कुल मिलाकर दुनिया में बहुत डाइवर्सिटी है, सब जीन की वजह से, और जो जैसा जीन अगले जनरेशन में जाएगा वैसा ही ऑर्गेनिज्म आएगा। मेरा बच्चा आदमी होगा यार, जाहिर सी बात है, कुत्ता तो पैदा होगा नहीं, कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई और इंसान का बच्चा हो जाए, ऐसा नहीं। तो सब जीन की वजह से। कितने लोगों को समझ में आ गया? इस लाइन का डीप मीनिंग निकालने पर वही भाव समझ में आ रहा है। हाँ, सारे ऑर्गेनिज्म बने हैं उसी के, वही एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्योंकि बायोमोलिकुलर है जेनेटिक मटेरियल, वही अगले जनरेशन में जाएगा, वही आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, तो सब कुछ तो बायोमोलिकुलर ही है। तो ये लाइन भी भाव दे रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि बोला है कौन नहीं होगा, कौन भाव नहीं दे रहा। अगला, मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये बात थोड़ा सा इकोलॉजी से कोरिलेट करूंगा मैं, अदरवाइज मैं आपको बता दूं। देखिए, हर ऑर्गेनिज्म किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड करता है। क्या खाता है भाई? सब कोई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, और क्या खाएगा बे? क्या खाएगा? मांस खाओ, घास खाओ, वही खाते हो। मांस खाओ, घास खाओ, खाते तो वही हो। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी है, बायोमोलिकुल खाते हो। और क्या? प्रीडेशन हो, पैरासिटिज्म हो, कंपटीशन हो, फलना ढिकना जो भी हो, खा तो वही रहो। और एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या? फूड का ट्रांसफर। एनर्जी जो इकोसिस्टम में है, फूड के फॉर्म में ट्रांसफर करती है इकोसिस्टम में, बताऊं। और फूड में क्या होता है? बायोमोलिकुल, और क्या? बायोमैक्रो, थोड़ा बहुत माइक्रो भी होगा, विटामिन, पानी, और क्या? ट्रांसफर तो वही हो रहा है, बायोमोलिकुल।
बायोमोलिकुलर हो रहा है, थोड़ा बहुत ये हो रहा है, पानी हो रहा है, इनऑर्गेनिक। तो हो तो वही रहा है ना ट्रांसफर। तो जब वही ट्रांसफर हो रहा है सब में, तो सबका तो सेल का कंपोजिशन वही रहेगा। प्लांट ने बनाया, मिट्टी से लिया बनाया, उसने तो बनाया, आपने खाया, आपको किसी और ने खाया, उसको किसी और ने खाया, सबको तो दूसरे को खा ही रहे। इकोसिस्टम में बताऊंगा मैं एक बात। ट्रांसफर तो बायोमोलिकुलर हो रहा है। हाँ लेकिन एक बात है, इकोसिस्टम में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है भाई साहब। हाँ अलग अलग ट्रॉफिक पे अलग अलग, और हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक ट्रॉफिक लेवल है, किसी का वेरिएबल भी है, वो बात में चर्चा करूंगा इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम से कोरिलेट करोगे तो समझ में आएगा कि दुनिया में कई टाइप के ऑर्गेनिज्म है, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे अलग अलग टाइप का स्पीशीज है, लेकिन सब बना तो उसी का यार, कार्बन और सब तो खा रहा है फूड ये। तो क्या अब आप क्या इस सभी को समझ में आ गया कि लाइन सच में सरभाव तो वही दे रहा है, सब बना सेम एलिमेंट का है लेकिन सब अलग अलग टाइप का है। कितने को समझ में आ गया बात? इकोसिस्टम से मैंने कोरिलेट किया है, जल्दी से बोलिए समझ में आया तो मीटिंग खत्म होने वाला है। रिभा समझ में आया? रिभा, ज्योति, यस सर। हाँ तो ये भाव दे रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। बचा इसका मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज सिमिलर इन ऑल ऑर्गन, नहीं गलत बात है, हर कोई अलग अलग तरीके से एनर्जी बनाता है। एनर्जी आता है फूड के ब्रेकडाउन से, और फूड का ब्रेकडाउन एरोबिक भी होता है, एनारोबिक भी होता है। एरोबिक में O2 यूज होगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगा, एनारोबिक में O2 यूज नहीं होगा, कम एनर्जी मिलेगा, वहां केवल ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। और जो एरोबिक है उसमें ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS सब चलेगा। तो अलग अलग तरीका है, इसलिए ये अलग अलग तरीका है फूड का एनर्जी का, तो अलग अलग तरीका है, तो अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा है ना। तो इससे ये बात कहाँ पता चल रहा है कि सब सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म है, इसे तो पता नहीं चल रहा। डाइवर्सिटी ये ठीक है, लेकिन सब सेम एलिमेंट